तो दोस्तों अब हम गाइस आज हम खत्म करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है घर की सजावट। तो गृह विज्ञान का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से कई सवाल जो है, कई क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे हेडिंग बाय हेडिंग, जैसे कि क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम अपने हेडिंग बाय हेडिंग देखने का मतलब उसे पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग को एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को क्या है लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर कीजिएगा आगे की वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर जो है आप निकाल सकें, पा सकें, ठीक है। तो जो भी हम नोट बनवा रहे हैं कृपया आप लोग उसे नोट को अपने कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। और डेली उसको पढ़िए ताकि वो माइंड में आपके बैठ जाए और अपना टेस्ट भी देते रहिए ताकि वो भूले नहीं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग बाय हेडिंग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में क्या कह रहा है। घर की सजावट, अगर इसमें चैप्टर का नाम है घर की सजावट, तो इसका मतलब ये है कि घर की सजावट के बारे में ही, घर को सुंदर बनाने के लिए, उसे सजाने के लिए क्या है इसमें इस चैप्टर में दिया होगा, ठीक है। तो हेडिंग बाय हेडिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिया क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए हम देखते हैं घर की सजावट आखिर है क्या, ठीक है। इसको सबसे पहले हम घर की सजावट यहाँ पे हेडिंग राइट करेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो है क्या, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या है घर की सजावट। पहली हेडिंग हो गई हमारी घर की सजावट है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं घर की सजावट। देखिए गृह सज्जा, अगर यहाँ सज्जा लिखा है तो इसका मतलब है सजावट, किससे है, सजावट से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गृह सज्जा या गृह सजावट में मकान या भवन की सजावट को व्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप प्रदान करना ही सजावट कहलाता है। घर को, भवन को, मकान को सजाना, ठीक है, उसको सुंदरता आकर्षित बनाने के लिए जो सजावट की जाती है, जो भी सामान का योगदान दिया जाता है उसे ही गृह सजावट, घर की सजावट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए वास्तव में गृह सजावट का मतलब अपने चारों तरफ के वातावरण को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करना होता है। जो घर या जो भी घर का आकर्षण, मतलब जितना ही घर सुंदर दिखेगा वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत बहुमूल्य वस्तुएं ही नहीं होती हैं, इसके अंदर जो है घर के अंदर बहुमूल्य वस्तुओं की रखने की कोई मतलब ये नहीं है कि बहुमूल्य रहेंगे तो ही नहीं, अपितु उपयोगी वस्तुओं से भी घर को सजाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या है। तो अगला हेडिंग है हमारा गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व। गृह सज्जा की उपयोगिता क्या है और इसके महत्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए गृह सज्जा की उपयोगिता एवं महत्व को निम्नलिखित तत्वों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पहला हमारा क्या है, गृह के आकर्षण में वृद्धि। जैसे गृह सज्जा में मतलब घर को सजाना क्यों, इसका मतलब ये है घर को सजाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, मतलब क्यों सजाएं, मान लीजिए नॉर्मल रहेगा तो भी तो ठीक ही है, लेकिन गृह सज्जा इसलिए, गृह को सजाना इसलिए आवश्यक होता है कि वो क्या है, गृह के आकर्षण में वृद्धि होती है, वो और सुंदर दिखता है, ठीक है। और दूसरा है वस्तुओं की सुरक्षा भी रहती है, देखभाल भी होता रहता है उसके साथ साथ। मान लीजिए उसको सजाते रहेंगे तो क्या है, वस्तुओं की देखभाल भी होती रहेगी, ठीक है। आगे देखिए गृह के आकर्षण में वृद्धि। गृह सज्जा घर को आकर्षण स्वरूप प्रदान करती है। एक सजा हुआ घर प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का क्या है, केंद्र होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं वस्तुओं की क्या होती है, सुरक्षा होती है। वस्तुओं को साफ सुथरा रखना तथा उसमें होने वाली टूट फूट का निवारण गृह सज्जा के माध्यम से होता रहता है। आदि महत्व निम्नलिखित है, और भी इसके महत्व है लेकिन वो क्या है, निम्नलिखित है। ये दो इंपॉर्टेंट है तो हम राइट कर लिए। आगे देखते हैं तो आगे हमारा है गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत क्या है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, इसके सिद्धांत क्या होने चाहिए, ठीक है। पहला गृह सज्जा के मुख्य 3 सिद्धांत है। पहला क्या है, सुंदरता का सिद्धांत। दूसरा अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। कौन सा, उपयोगिता का सिद्धांत। अब हम देखेंगे इन हेडिंग, जो ये राइट है ना, इसको हेडिंग बाय हेडिंग क्या है हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, सुंदरता का सिद्धांत। तो यहाँ हेडिंग बाय हेडिंग इसको देखेंगे, सुंदरता का सिद्धांत है क्या। तो देखिए आपको ये हेडिंग से पूछेगा कि गृह सज्जा के जो सुंदरता का सिद्धांत बताइए, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना होगा। ओके, लोग बोलते हैं क्यों इसको राइट करना जरूरी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला हमारा है सुंदरता का सिद्धांत। तो सुंदरता का सिद्धांत क्या है, गृह सज्जा के में सुंदरता एक अनिवार्य तत्व है। जैसा कि सभी जानते हैं, हम उस घर को सुसज्जित नहीं कर सकते हैं जिसमें सुंदरता तथा आकर्षण ना हो। प्रत्येक गृहिणी अपने घर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करती है। गृह सज्जा में अधिक से अधिक सुंदरता का समावेश किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए अभिव्यक्ति का सिद्धांत, प्रत्येक घर की गृह सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही संबंधित गृह सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। जैसे गृह सज्जा के माध्यम से गृहिणी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति होती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, उपयोगिता के अभाव में किसी भी गृह सज्जा को उत्तम नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, के अनुसार कोई वस्तु कितनी भी सुंदर तथा आकर्षक क्यों ना हो, यदि वह आरामदायक एवं सुविधाजनक ना हो तो वह क्या है, सराहना नहीं, उसकी क्या है, तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए फर्नीचर कितना भी आरामदायक
क्यों ना हो, आकर्षण का केंद्र क्यों ना हो, अगर उससे हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है तो वो क्या है, फिजूल है, सराहनीय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ये आपका 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन कौन से, गृह सज्जा के मुख्य साधन, जो गृह सजावट के लिए मुख्य जो बहुत जरूरी होते हैं वो कौन कौन से चीजें हैं। तो जैसे हम देखेंगे, मान लीजिए घर की सजावट हेतु विभिन्न सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे फर्नीचर, आप लोग जैसे जानते हैं बैठक बहुत जरूरी होती है, फर्नीचर कह लीजिए, या मान लीजिए फर्नीचर की जगह पे लोग घर में क्या सजाने के लिए रखते हैं, तख्ते को रखते हैं, ठीक है, कोई लोग तो मेज को रखते हैं, ठीक है, पर्दे, पेंटिंग आदि, इन्हें गृह सज्जा के साधन है। गृह सज्जा को सुसज्जित करने वाले 3 मुख्य साधन है, 3 ज्यादा जरूरी है जो अधिकतर घरों में उपयोग किए जाते हैं गृह मतलब घर को सजाने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं गृह को सजाने के लिए 3 जो है वो मुख्य है, जैसे जो हम आगे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये फर्नीचर वाला है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अधिकतर पूछा गया है तो इसको जरूर से जरूर लर्न कीजिएगा, बाकी समझिए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको याद करिएगा कि ये है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें है क्या, ठीक है, क्या ये कह रहा है। देखिए फर्नीचर, फर्नीचर को गृह सज्जा का मुख्य साधन माना जाता है। फर्नीचर में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका प्रयोग परिवार के सदस्य विषम विषम हेतु करते हैं, विश्राम हेतु करते हैं, विश्राम मतलब आराम के लिए करते हैं। ये वस्तुएं घर की शान व रौनक बढ़ा देती हैं। फर्नीचर के विभिन्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब फर्नीचर कई तरह के बने होते हैं, कई प्रकार की लकड़ियों से बने होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी हो। लकड़ी के निम्नलिखित फर्नीचर, लकड़ी से बने फर्नीचर, वेत से निर्मित, निर्मित मतलब होता है बने, ठीक है, वेत से बने फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, सनमाइका युक्त फर्नीचर, रेक्सीन का युक्त फर्नीचर, रेक्सीन का बना हुआ फर्नीचर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये मान लीजिए आपका फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिया हमने, 5 देख लिया। अब हम देखेंगे फर्नीचर खरीदते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन कौन सी है वो ध्यान देंगे। तो कौन सी बातें हैं ये देखिए, फर्नीचर खरीदते समय उसकी पॉलिशिंग, जो पॉलिश की होती है, पॉलिशिंग पर ध्यान देने कि ये आपके घर में 4 चांद लगा रहा है या नहीं। दूसरा कौन सा बात है, फर्नीचर अत्यधिक भारी ना होना चाहिए, कि मान लीजिए अगर उसको खिसका के कभी झाड़ू पोछा लगाना हो तो आप आराम से कर सके, उसके अलावा किसी और की, मान लीजिए अगर भारी होगा तो 10 लोगों की जरूरत होगी और उसमें कचरा जो है वो बैठता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, फर्नीचर का टिकाऊपन तथा उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कमरे के आकार के अनुरूप ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। मान लीजिए छोटा कमरा है और हलब्बा सा ले लिए फर्नीचर तो वो भी सुशोभित नहीं होता है। मान लीजिए जितने आपके कमरे का आकार हो उसी के आकार के अनुसार ही अगर आप फर्नीचर बनाते हैं तो आपके लिए वो क्या है, सुविधाजनक होते हैं। यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट है, शीशम का फर्नीचर सदैव मजबूत रहता है, और इसके अलावा भी और भी क्या है इसकी उपयोगिता है और ध्यान योग्य होने वाली बातें हैं जो क्या है आदि मतलब निम्नलिखित है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की देखभाल के उपाय, ठीक है। विभिन्न जो अलग कई प्रकार के जो फर्नीचर है उनको कैसे देखभाल किया जाए, जो भी फर्नीचर है कैसे देखभाल किया जाए इसके उपाय यहाँ पे देख लीजिए। लकड़ी का फर्नीचर अगर है आपके घर में तो उसके कैसे आप देखभाल करेंगे, यहाँ पे देखिए, लकड़ी के फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए, इन्हें प्रतिदिन साफ कपड़े या नरम ब्रश से झाड़ा जाना चाहिए तथा पानी में सिरका मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, इससे फर्नीचर साफ भी हो जाता है। समय समय पर फर्नीचर की स्तर पर पॉलिशिंग व वार्निश आदि करवाई जानी चाहिए ताकि फर्नीचर क्या है हमेशा आपका सुंदर लगे, सुरक्षित रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक से, अब दूसरा हमारा पॉइंट है जो पढ़े थे हमने, ठीक है, प्लास्टिक का फर्नीचर जो होता है उसकी देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। अगर प्लास्टिक का फर्नीचर हो है तो उसकी कैसी देखभाल करेंगे, तो प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल व सफाई बहुत ही सरल है। क्या है, प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल जो है सफाई बहुत ही सरल है। जैसे जैसे देख लीजिए, दैनिक सफाई में इन्हें केवल झाड़ पोंछ कर साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक के फर्नीचर पर लगे दाग धब्बों को हटाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल के लिए आवश्यक है कि इन्हें धूप से बचाया जाए। समझ गए बात को। आगे देखिए, हमारा अगर फर्नीचर किससे बना हो, धातु, धातु मतलब लोहा आदि से बना होता है ना, स्टील से, उससे अगर हमारा फर्नीचर जो है धातु से बना है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, दाग धब्बे लगने की स्थिति में गीले कपड़े व साबुन के पानी का प्रयोग किया जा सकता है धातु के बने फर्नीचर में, तथा समय समय पर इन्हें पेंट करवाना आवश्यक है। समय समय पर पेंट करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि पेंट हटने से लोहे के फर्नीचर पर जंग लगने की संभावना होती है, ठीक है, बात समझ गए। आगे देखिए, अब देखिए फर्नीचर का बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट वाइज आपको पूछ दे तो आप कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूरज से निकलने वाली किरणें फर्नीचर को बहुत बुरा असर करती है। फर्नीचर को सीधे सूरज की रोशनी में नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, फर्नीचर को आग वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी से फर्नीचर के जोड़ कमजोर हो जाते हैं, कीले जो क्या है कमजोर हो जाती है, कमजोर करने लगती है, देखिए यहाँ पे निकलने लगती है। यहाँ पे देखिए, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है फर्नीचर को नमी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे गीलापन हो, मान लीजिए बारिश हो रही है और दीवार गीले हो जाते हैं, उस जगह पे फर्नीचर को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी लकड़ी को फुला देती है।
जिससे फर्नीचर क्या हो जाता है हमारा, खराब हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि गीली जगह पे लकड़ियां रखने से वो सड़ने भी लगती हैं, फूल जाती है, सड़ जाती हैं, बदबू भी करती हैं। तो ऐसी जगह पे क्या फर्नीचर को नहीं रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं पॉइंट को। अब देखते हैं हम पर्दों के बारे में। क्या देखेंगे, पर्दे। ये फर्नीचर के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। आगे जो देखा था वो फर्नीचर के बारे में था। अब हम देखेंगे पर्दों के बारे में। पर्दे क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, चुनाव कैसे करें इसका, ठीक है, उपयोगिता क्या है, ठीक है। इससे मान लीजिए गंदा हो रहा है तो कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मान लीजिए पर्दों पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्दे क्या है, ठीक है। तो फर्नीचर के साथ साथ गृह सज्जा में पर्दों का विशेष महत्व है। पर्दे न केवल गृह सज्जा के आवश्यक साधन है तथा खिड़की व दरवाजों की सजावट में पर्दों का मुख्य साधन है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए पर्दों का चुनाव कैसे करें आप, ठीक है। पर्दों का चुनाव कैसे करें। पर्दों का चुनाव करते समय ध्यान योग्य देने वाली बातें जो है निम्नलिखित हैं। पर्दों का कपड़ा क्या होना चाहिए, अगर पर्दे खरीदने हैं तो पहले देखेंगे क्या कपड़ा क्या है, मजबूत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पर्दे मजबूत होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही दिया है, यहाँ पे भी वही दिया है, चलिए कोई बात नहीं। और तीसरा हमारा पॉइंट है पर्दे पारिवारिक बजट के अनुसार होने चाहिए। मान लीजिए आपका बजट ज्यादा ना हो, ये भी इसका भी ध्यान देना चाहिए। पर्दे खरीदते समय कमरे का रंग, फर्नीचर का रंग तथा कालीन के रंग के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखेंगे सरलता पूर्वक धूल सेकने वाले पर्दे। धूल सेकने वाले पर्दे ही चुनना चाहिए जो धूल को घर के अंदर ना आने दे, उन्हें बाहर ही सीमित रखें। यहाँ पे देखिए कमरे के, अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा आ गया, कमरे में पर्दों की उपयोगिता क्या है। पर्दे, कमरे में पर्दे की उपयोगिता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पर्दे खिड़की दरवाजों की सजावट की मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला क्या है हमारा, हवा एवं प्रकाश पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, खिड़की दरवाजों के दोषों को छिपाता है। अगर कोई मान लीजिए सड़ रहा है या टूट गया है तो उनको भी क्या कर देता है, उनको भी छुपा देता है। यहाँ कमरे के सजावट में वृद्धि करता है। एकांतता भी प्रदान करता है। अगर पर्दे लगे हैं तो एकांतता भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए शीशा है तो उस पर पर्दे लग गया है तो एकांतता भी हो जाती है ना, सेम वही बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्दों को लगाने की विधि क्या है। पर्दों को लगाने की विधि क्या है ये भी पूछता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड मत कीजिएगा। देखिए पर्दे लगाते समय सबसे पहले खिड़की व दरवाजों का सही नाप लेकर कपड़े को काटकर पर्दे तैयार किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले कपड़े को दरवाजे या खिड़की को नापते समय कपड़े को जमीन से 5 से 7 सेमी ऊंचाई की ही कपड़ा काटे तथा लंबाई को बढ़ाकर काटे तथा पर्दे के ऊपरी सिरा सिलते समय एक फीता लगाया जाता है जो बाजार में आसानी से मिल जाती है। ऊपर का सिरा सिलने के बाद क्या होता है, एक पर्दे को नाप कर लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका पर्दा लगाने की विधि हो गई। दूसरा है दरी व कालीन। तीसरा हमारे वो पर्दा हो गया। अब हम देखेंगे दरी और कालीन को। दरी मतलब जो कालीन जो होती है वो जमीन पे बिछाई जाती है। वो एक तरह का कपड़ा होता है मोटा सा जो जमीन मेज के नीचे बिछाया जाता है, ठीक है। ताकि उससे क्या होता है, सोफे और जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर आकर्षण दिखते हैं आपका, ठीक है। दरी भी उसी को कहते हैं, उसी के देखिए मुख्य रूप से दरी व कालीन का प्रयोग फर्श पर बिछाने का फर्श मतलब होता है जमीन, पक्का आपका हो गया या जमीन जिससे जुड़ी हुई है, बिछाने का प्रयोग किया जाता है तथा ठंड मौसम में पैरों को गर्म करने तथा घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं आगे इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए दरी व कालीन की उपयोगिता। पहला पॉइंट है परिवार के आर्थिक स्तर का पता चलता है। अगर वो बिछा देते हैं तो आपके जो स्तर है उसकी ऊंचाई के बारे में सब पता चलता है। दरी व कालीन होने से चलते फिरने तथा सामान आदि रखने में या उठाने में किसी प्रकार का शोर नहीं होता है। ठंड प्रदेशों में इसके बिछाने से पैरों में को ठंडक नहीं लगती। फर्श के टूट फूट को छिपाया जा सकता है। फर्श पर क्या लिखा है, हमारा अगला पॉइंट है फर्श पर कालीन पीछे होने से कमरे की शोभा क्या है, बनी रहती है। यहाँ पे देखिए हमारा चौथा पॉइंट है, ये हो गया हमारा कालीन और दरी, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब हम देखेंगे पुष्प सज्जा। पुष्प से घर को कैसे सजाएं, पुष्पों से घर को कैसे सजाएं, या मान लीजिए पौधा है तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए पुष्प सज्जा, हेडिंग राइट करेंगे कॉपी पे, ठीक है। आगे लिखेंगे पुष्प प्रकृति के अनमोल उपहार है। घरों में एक ओर जहाँ फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं वहीं दूसरी ओर गुलदस्ते द्वारा घर की आंतरिक सजावट की वृद्धि की जाती है। पुष्प द्वारा दो प्रकार से घर की सजावट की जा सकती है। पहला क्या है, बाह्य सजावट, दूसरा क्या है, आंतरिक सजावट। बाह्य सजावट का मतलब समझ लीजिए गुलदस्ता क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाकर बाहरी मतलब सजावट कर सकते हैं। आंतरिक सजावट घर के अंदर की सजावट, मतलब घर के अंदर की सजावट। जैसे मान लीजिए गुलदस्ता लगाती है फूल का या दीवारों को फूल से सजा दिए तो वो क्या हो गया, आंतरिक सजा, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा राइट करके भी देख लें, ठीक है, ताकि आपकी कॉपी में राइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बाह्य सजावट, घर के आगे या पीछे जो खाली स्थान है उसमें क्यारियां बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्यारियां बनी होती हैं, उसमें फूलों वाले पौधों को उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ऐसे मान लीजिए आपका आने जाने का रास्ता है तो यहाँ पे छोटा सा क्या होता है, ऐसे क्यारी बनी होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप फूल लगा देते हो तो क्या है, आने जाने वालों को क्या वो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, वही क्यारियां बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आंतरिक सजावट, इसके घर के अंदर रंग बिरंगे फूलदान बोतलों, शीशियों, कांच के कटोरों में फूल में लगाकर पुष्प सज्जा की जाती है।
अब हम देखेंगे क्या है गृह सज्जा की विभिन्न शैलियाँ का क्या है, शैलियाँ की क्या क्या है। गृह सज्जा की प्रमुख शैलियों का विवरण निम्न प्रकार है। जैसे पहला, देशी अथवा भारतीय शैली। देशी भारतीय शैली घर की सजावट में परंपरागत ढंग के अनुसार की गई सज्जा भारतीय या देशी शैली कहलाती है। इस शैली में स्वच्छता, सुंदरता एवं भारतीय परंपराओं का भी ध्यान रखा जाता है। अब विदेशी शैली क्या है, ठीक है, विदेशी शैली कह लीजिए या पाश्चात्य शैली, ये याद रखिएगा क्योंकि इसके भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, बहुत आते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये है क्या, ठीक है। यह गृह सज्जा की दूसरी महत्वपूर्ण शैली है। इस शैली में अधिकांश घरेलू कार्य खड़े होकर किए जाते हैं तथा वॉश, वेसिंग, ड्राइंग, टेबल, सोफा इत्यादि इस शैली की ही देन है। अब देशी विदेशी में क्या अंतर है बता रहे हैं, ठीक है। रुकिए ये पढ़ लें फिर उसके बाद उसको बताते हैं। मिश्रित शैली, यह शैली देशी तथा विदेशी शैली को मिलाकर गृह सज्जा होती है। आजकल अधिकांश घरों में इस शैली का प्रचलन है, परंतु कुछ ऐसी जगह आज भी है जहाँ देशी शैली का निर्वाह होता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं देशी शैली का मतलब ये होता है, देशी शैली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको क्या है, जैसे हम लोग परंपरागत चलते हैं क्या, जमीन पे खाना, ठीक है, और चूल्हे पे क्या होता है, रोटी पकाना, भोजन को पकाना, ठीक है। एक जो हम लोग को देश, अपने भारतीय देश की जो परंपरा रहती है खाने या भोजन करने से, चप्पल पहन के नहीं खाना, घर में प्रवेश करना है तो चप्पल पहन के नहीं कर सकते, गृह को क्या है, घर को स्वच्छ एकदम रखा जाता है। विदेशी शैली में क्या होता है, विदेशी शैली में आप जूते पहन के भी खाना खा सकते हो, बिना हाथों के भी मतलब खा सकते हो, वैसे वैसे कोई इसमें रूल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता बैठ के इसमें भोजन बनाना होता है, क्या होता है, इसे आप गैस पे खड़े होकर भी खाना बना सकते हो, भोजन करना है तो आप जूते पहन के कर सकते हो, वो भी डाइनिंग टेबल पे जमीन पे बैठ के नहीं खाया जाता है। और मिश्रित शैली का मतलब ये होता है कि मिश्रित शैली में क्या होता है, खान जो देसी है और विदेशी का क्या है, मिश्रण होता है, ठीक है, एकदम मिश्रण होता है, ठीक है। आप डाइनिंग टेबल पे खाते हो, भोजन किचन में बनता है, जूते पहन के नहीं खाते हो, ठीक है, ऐसा मिश्रण होता है। विभिन्न कक्षों की, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, विभिन्न कक्षों, जैसे कक्ष मतलब हो जाएगा कमरा, जो कमरे होते हैं हमारे घर के, उसके बारे में सजावट कैसे की जाती है। देख लीजिए विभिन्न कक्षों की सजावट। कक्षों की सजावट का विवरण निम्न प्रकार है। जैसे मान लीजिए एक अतिथि कक्ष होता है, मेहमानों का कमरा जो होता है, उसे हम बैठक की सजावट भी कहते हैं। बैठक कक्ष यानी कमरे की सजावट कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। अतिथि कक्ष वह कक्ष होता है जहाँ पर अतिथि सबसे पहले प्रवेश करता है, अतः इस कक्षा की सजावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह कमरा घर के मुख्य द्वार के निकट ही बनाया जाता है जिससे बाहर से आए हुए व्यक्ति को सुविधा हो। अतिथि कक्ष की सजावट निम्नलिखित शैलियों द्वारा की जाती है। जैसे जो हमने शैली पढ़ी थी उसके अंतर्गत राइट करना होगा, ठीक है। अतिथि कक्ष में दीवार के सहारे लगा हुआ तख्ता होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देशी शैली में, ठीक है। और क्या है दूसरा पॉइंट हमारा है, तख्तों पर रुई के गद्दे तथा ऊपर चादर लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, भोजन सामग्री रखने के लिए कुछ चौकियां भी लगी होती हैं। इस कक्ष में पुस्तकों के लिए लकड़ी का रेक भी रखा होता है, ठीक है। दरवाजे खिड़कियों पर पर्दे अवश्य लगाए होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा देसी स्टाइल। शैली मतलब स्टाइल ही समझिए, देसी तरीके से जो होता है अतिथि कक्ष सजाया जाता है। अब देखिए विदेशी शैली से इसको कैसे सजाया जाएगा। विदेशी शैली में अतिथि कक्ष में सोफा सेट होता है। विदेशी शैली में भोजन सामग्री रखने के लिए टेबल यूज किया जाता है। विदेशी शैली के अतिथि कक्ष में सजावट के लिए पर्दे, कालीन, सुंदर चित्र पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए सजावट के लिए पौधों तथा मनी प्लांट का भी प्रयोग किया जाता है। यह हमारा हो गया अतिथि कक्ष, ठीक है। अभी मिश्रित कक्ष कैसे, मिश्रित में शैली में कैसे होगा। इसमें क्या होता है, बैठक में उपलब्ध स्थान के अनुसार सोफा सेट एवं दीवार को सुसज्जित किया जाता है, जो अन्य सभी तत्व देशी शैली विदेशी शैली के समान ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये राइट कर लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपको, ये इसका मतलब ये समझिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन यानी अतिथि कक्ष की, ठीक है, अतिथि कक्ष में देशी शैली से कैसे सजावट की जाती है, ठीक है। फिर पूछ देगा आपका भोजन कक्ष में विदेशी शैली से कैसे सजावट कैसे की जाती है, तो ये आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने इसमें राइट करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आगे देखिए भोजन कक्ष की सजावट। भोजन कक्ष घर का एक बहुत महत्वपूर्ण कमरा होता है। घर के इस कमरे की आवश्यकता होती है। इस कमरे की दो शैलियाँ देशी व विदेशी अधिक प्रचलित हैं। समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए देशी शैली क्या है, तो देशी शैली में पहला पॉइंट है, भारतीय परिवारों में क्या है, भारतीय परिवारों में भोजन के कमरे में साफ सुथरे फर्श पर चटाई बिछाकर परिवार के सभी सदस्य जूते चप्पल उतारकर हाथ पैर धोकर इस आसन पर बैठते हैं। आप लोग ये आसानी से कर सकते हो, आसानी से राइट भी कर सकते हो यदि आप समझ जाते हो तो मेरी बात को, ठीक है। देशी शैली मतलब अपने भारतीय परंपराएं जो चलती आ रही हैं उसके अनुसार, और विदेशी का मतलब जो बाहर, जो विदेश में अधिकतर शहरी लोग करते हैं वो परंपराएं, ठीक है। आप पढ़ेंगे वैसे भी आपको समझ में आएगा क्योंकि इसको बहुत शॉर्ट में बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, चटाई के सामने कम ऊंचाई की एक साफ सुथरी चौकी होती है। तीसरा पॉइंट है, खिड़की दरवाजे जालीदार होने चाहिए। खिड़की दरवाजों पर सुंदर पर्दों का लगाया जाता है। इस कमरे में बर्तनों को रखने के लिए एक मेज भी होती है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है विदेशी शैली क्या है। विदेशी शैली में एक डाइनिंग टेबल होता है। डाइनिंग टेबल जो खाने के लिए मेज को बोलते हैं, एक डाइनिंग टेबल होता है तथा कुछ चेयर होती है आगे पीछे। इसमें खाद्य व्यंजनों को मेज पर सजाया जाता है। पानी की व्यवस्था मेज पर ही होती है। भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति जूते चप्पल पहन कर भी भोजन कर सकते हैं। विदेशी शैली में क्या है, विदेशी शैली में भोजन कक्ष को
सजावट के लिए चित्र, पर्दे, फ्रिज आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि देशी शैली में इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया देशी विदेशी शैली। तो आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं उसको एक कॉपी पे आप नोट करते चलोगे। ठीक है, जिससे होगा ये आपको जो है आपको दोहराने के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, हर जगह मोबाइल लेके तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आप उसको राइट करो और उसको पढ़ो, जो आपके माइंड में समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो समझने के लिए। ठीक है, जिससे आपको आसानी से क्या है समझ में आ जाए और पेपर को आप बहुत अच्छी तरह से राइट कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी हमने बताया है इस चैप्टर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो शैली वाली जो है बात, ठीक है, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, जिसके लिए हमने आपको ये आसानी से बता दिया है। विदेशी शैली का मतलब है जो विदेश शहरों में होते हैं, और देसी मतलब जो गाँव में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बातों को समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये समझ में आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि हमने हर वीडियो में कहते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे की वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आगे की जो चैप्टर है गृह गणित, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे गृह गणित, 5वां चैप्टर जो आप लोगों का है। ठीक है, तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और फिलहाल ये वीडियो खत्म होती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।